आज स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार मध्य से आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कि कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1 जीवों में जनन पे फिर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो है लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अमीबा जो है वो विषम परिस्थितियों में अपने जनन को कैसे पूरा करता है, अपने जनन की प्रक्रिया को कैसे पूरा करता है, उस चीज़ पे हम आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पहले आप लोगों ने अमीबा के द्विखंडन जनन को देखा था, जिसमें अमीबा जो है, अमीबा का जो जनक कोशिका रहती थी जिसे हम कलिका कहते थे, वो 2 संतत्य कोशिकाओं में विभाजित हो जाती थी द्विखंडन विभाजन से। इसमें होता क्या था कि एक कोशिका, जो जनक की कोशिका रहती थी, वो अपना विभाजन कर लेती थी 2 संतत्य कोशिकाओं में। यही हम लोगों में ने द्विखंडन जनन में देखा था। द्विखंडन जनन के प्रक्रिया में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। ऐसे ही आप लोगों ने पैरामीशियम में भी देखा था, और यहाँ पे पैरामीशियम का जो स्पेलिंग है यम, वो यहाँ पे कट गया है, तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यू के बाद यम भी होता है। पैरामीशियम का स्पेलिंग होता है PARAMECIUM। ठीक है, पैरामीशियम में भी आप लोगों ने द्विखंडन देखा था। उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि पैरामीशियम का जनक कोशिका वो संतत्य कोशिका में बढ़ती थी, एक जनक कोशिका 2 संतत्य कोशिकाओं में बढ़ जाती थी, जिसे हम द्विखंडन जनन प्रक्रिया कहते थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो अमीबा है ये विषम परिस्थितियों में कैसे बहुखंडन करती है। देखिए, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण रसावित करता है, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये अमीबा जो है वो विषम परिस्थितियों में कैसे क्या करता है। देखिए, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी कह रहा है कि जो पादाप होते हैं अमीबा के, उन पादाप को ये संकुचित कर लेता है। संकुचित मतलब संकरा कर लेता है, और संकरा ऐसे करता है, संकरा करते करते अपने चारों तरफ परिक्षेत्र का मतलब अपने चारों तरफ जो है एक त्रिस्तरीय कठोर का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 लेयर में एक कठोर, एक हार्ड लेयर बना लेता है अपने चारों तरफ, जिसको रसावित करता है, जिसे हम पुट या सिस्ट कहते हैं। और इस सभी पूरे घटना को जो अपने मतलब मेन बॉडी से इस तरह की बॉडी बना लेना या पुटी या सिस्ट बना लेना अपने कोशिका के चारों तरफ, इस घटना को हम कहते हैं पुटी भवन। तो आइए देखते हैं कि इस पुटी भवन वाले घटना में होता क्या है जब अमीबा विषम परिस्थितियों में होती है। यहाँ पे देखिए, विषम परिस्थितियों में अमीबा करती क्या है, अपने पादाप है उसको संकुचित करने लगती है, और संकुचित करने के बाद जो है अपने चारों तरफ 3 लेयर का पुटी या सिस्ट बना लेती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये रहा, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये चीज़ें पुटी या सिस्ट को बना ले रही है। और साथ में कोशिका द्रव्य में इसका केंद्रक जो है वो भी विभाजित होता रहता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, आपको एक बिंदु दिख रही है। अब ये बिंदु क्या है, अभी जब हम ये विषम परिस्थिति खत्म होगी और जब अनुकूल परिस्थिति का पुनरागमन होगा, तो उस चीज़ को हम वहाँ पे देखेंगे कि वो छोटे छोटे से जो केंद्रक जो है वो विभाजित होकर क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक भी विभाजन होना शुरू कर देता है, और साथ में क्या बनाता है उस चीज़ों को हम अभी देख रहे हैं। चलिए, अब विषम परिस्थिति में अमीबा ने क्या किया कि अपने पादाप को संकुचित करके अपने चारों तरफ पुट या सिस्ट नाम के एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण को बना लिया। और इसके बाद अब ये क्या करेगा, जिसे हम लोगों ने पुटी भवन कहा, इस पूरे प्रक्रिया को। अब अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा विजाणु अमीबा उत्पन्न करता है। कहने का मतलब, जो पुटीकृत अमीबा है वो तो विषम परिस्थितियों में हमें देखने को मिला था। अब वही जब अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में आता है, जब विषम परिस्थितियाँ खत्म होके अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं उसके लिए, तो वही पुटीकृत अमीबा जो पुटी बना चुका है, वही अमीबा अब क्या करेगा, बहुखंडन के
बहुखंडन द्वारा अपने आप को विभाजित करेगा और अनेक सूक्ष्म अमीबा तथा जिसे हम बीजाणु अमीबा भी कहते हैं उन्हें उत्पन्न करता है, जिसे हम बीजाणु अमीबा, जिसे हम इंग्लिश में स्यूडोपोडियोस्पोर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये अपने बहुखंडन के जनन की प्रक्रिया को विभाजित कैसे करता है अपने आप को बहुखंडन द्वारा। अमीबा अपने आप को बहुखंडन द्वारा विभाजित कैसे करता है, वो चीज़ें हम इमेज द्वारा देख लेते हैं या डायग्राम द्वारा देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को हम बता दें कि आखिर ये जो बहुखंडन होता है वो होता कैसे। पुट की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं, इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, जो पुट्टी बनी होती है, क्योंकि ये पुट्टीकृत अमीबा होती है, इस वजह से इसके चारों तरफ जो है वो पुट्टी बनी होती है, जो कि हम माने जो ये अमीबा जो है किस स्थिति में बनाई थी, जब विषम परिस्थिति थी उस समय जो पुट्टी बनाई हुई थी वो चीज़ें अभी इसके साथ इसके पूरी कोशिका के चारों तरफ होती हैं पुट्टी। और उस अभी होगा कैसे, बहुखंडन विभाजन होता कैसे। हमने पहले बताया था कि जब विषम परिस्थिति में थी तो उसका जो केंद्रक था वो भी अंदर जो क्या नाम है, अंदर जो आपका कोशिका द्रव्य था उसमें जो है वो विभाजित हो रहा था। इसीलिए अब वो क्या करेगा कि जो पुट्टी होंगे, जो तीनों लेयर आपने बने हुए थे, सिस्ट जो पुट्टी आपने कहा था, उसकी अब भित्तियाँ फटने लगेंगी। और जैसे ही फटेंगी अंदर की जो बीजाणु मतलब जो सूक्ष्म अमीबा बने हुए होते हैं न्यूक्लियस के विभाजन के द्वारा, वो बाहर आते हैं और एक नए अमीबा में विकसित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब इसे भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए होता क्या, ये सूक्ष्म अमीबा और बीजाणु, यहाँ पे आप किस परिस्थिति की बात करें, जब ये विषम परिस्थिति में अमीबा होता है तो इस तरह का आपको दिखाई देता है, इस तरह का पहले इमेज की तरह आपको विषम परिस्थिति में ये दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आपका अनुकूल परिस्थितियों का पुनरागमन होता है, अमीबा के ये जो तीनों ये और ये तीनों पुट्टी जो हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं या फिर फटने लगते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर जो ये न्यूक्लियस या जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जिसने सूक्ष्म अमीबा बना के रखा है, वो चीज़ें अब बाहर आती हैं और यही सूक्ष्म अमीबा एक नए अमीबा के रूप में बाहर आते ही वृद्धि करने लगती हैं और एक नए अमीबा के स्ट्रक्चर को आपके सामने उपस्थित कर देती हैं। और आप कहते हैं कि यही बहुखंडन हो जाता है, एक ही साथ हम कई अमीबा के संतानों को देख पाते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा ये बहुखंडन प्रक्रिया पूरी होती है उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। अब हम कुछ और जीवों में जनन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। फंजाई जगत की अगर हम बात करें, उनके सदस्यों में तथा साधारण पादप जैसे कि शैवाल या विशेष अलैंगिक, जिनमें विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं, जैसे कि आप चित्र नंबर 1 में देख पाएंगे। तो अब इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक हैं, वो है चल बीजाणु, चल बीजाणु, जिसे हम जू स्पोर्स कहते हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, जिसे आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। वो संरचनाएं होती हैं, लेकिन ये चलनशील होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सकती हैं। मतलब कि अगर ये पानी में है तो ये अपने आप को फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं, किसी भी जगह पे। अगर वो पात्र में है तो एक पात्र में एक जगह से दूसरे जगह में उस पात्र के जगह को चेंज कर सकती हैं, इसीलिए हम इन्हें चलनशील कहते हैं। और इसी वजह से इनका नाम भी पड़ा है चल बीजाणु, जिसे हम इंग्लिश में जू स्पोर्स कहते हैं। तो अब हम कुछ सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं देख लेते हैं कुछ और जीवों और जंतुओं में। जैसे कि
अगर हम पेनिसिलियम में देखते हैं तो वहाँ पे हमें अलैंगिक जनन करने के लिए वहाँ पे एक संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं। वहीं पे अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कलिका जैसे संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिससे कि वो हाइड्रा अपने अलैंगिक जनन को पूरा करता है। और वहीं पे अगर हम स्पंज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जेम्यूल्स देखने को मिलते हैं जिसकी सहायता से ये जो स्पंज होते हैं वो अपने अलैंगिक जनन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये चारों जो जल बीजाणु, कोनिडिया, कलिका और जेम्यूल्स, अब ये कैसे दिखते हैं वो चीज़ें हम चित्र नंबर 1.3 में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला जो है वहाँ पे क्लैमिडोमोनास दिया हुआ है जिसमें अलैंगिक चल बीजाणु आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बीजाणु हैं इनको आपको ये पहले हैं, ये क्या है, चल बीजाणु, ये आपके चल बीजाणु हैं जिसे आप जूस्पोर्स कहते हैं, जो कि आपको क्लैमिडोमोनास में देखने को मिलते हैं। वहीं पे आप अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका है पेनिसिलियम। क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में आपको कोनिडिया नामक संरचनाएं देखने को मिलती हैं अपने अलैंगिक जनन के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। आप देख रहे हैं कि ये जो कोनिडिया हैं, ये कोनिडिया आपको कलिकाएं के रूप में दिखती हैं। अब जैसे कलिकाएं आपकी अलग हो जाती थी ईस्ट में, इसी तरह से आपको पेनिसिलियम में ये जो कोनिडिया है ये कुछ समय बाद इस पेनिसिलियम से अलग होकर नए पेनिसिलियम का निर्माण करती हैं। इसी तरह से आप अगर हाइड्रा में देखते हैं तो वहाँ पे आपको कलिकाएं देखने को मिल जाती हैं। क्या देखने को मिल जाती हैं, कलिकाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको कलिकाएं देखने को मिल जाती हैं जिसके द्वारा ये अपने नए संतति को जन्म देता है। जो हाइड्रा होता है उसमें आपको अलैंगिक संरचनाएं देखने को मिलती है जिसे हम कलिका कहते हैं। ये एक कलिकाएं कुछ जब तक निकलेंगी तब तक ये हाइड्रा से जुड़ी होती हैं और जैसे ही कुछ समय बाद ये हाइड्रा से अलग होती हैं एक नए हाइड्रा के रूप में आपको दिखाई देना या इनकी वृद्धि होना चालू हो जाता है। इसी तरह आप स्पंज में भी देखेंगे। चौथा है आपका स्पंज में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा। ठीक है, तो पहले में आपको जूस्पोर्स देखने को मिले जिसे आप क्या कह रहे थे, चल बीजाणु। दूसरे में आपको पेनिसिलियम में आपको कोनिडिया को देखने को मिला इमेज में। तीसरे में आपको हाइड्रा में आपको क्या देखने को मिला था, कलिकाएं देखने को मिली। और वहीं पे आप चौथा हम बात कर रहे हैं स्पंज की जिसमें आपको जेम्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपके जेम्यूल्स होते हैं, ये अंदर का जो भाग होता है यही इसका जेम्यूल होता है। ये जो जेम्यूल हैं ये सारे इनके जेम्यूल्स हैं। ये बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, एक नए स्पंज का निर्माण करते हैं, एक नए संतति का निर्माण करते हैं। किस संतति का, स्पंज के नए संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई, कुछ जंतुओं के संरचनाएं, जो अलैंगिक संरचनाएं आपको देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे। देखिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी कहता है कि कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। जब आप लोगों ने पादप के बारे में कक्षा 11 में पढ़ रहे होंगे उस समय आप लोगों ने कायिक जनन के बारे में पढ़ा होगा। अब कायिक जनन होता क्या है, जैसे आप लोग जंतु में अलैंगिक जनन देखते हैं उसी तरह आप अगर जब हम पेड़ पौधों में जाते हैं या पादपों में जाते हैं तो वहाँ पे हम कायिक जनन को देखते हैं। जिस तरह से हम जीव और जंतुओं में, मतलब कि जंतुओं में जैसे हम अलैंगिक जनन को देखते हैं उसी तरह हम जब पादपों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसको देखते हैं, कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंग्लिश में।
तो अब इसके बारे में एनसीईआरटी आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है कायिक जनन तो आप लोगों को याद होगा कि जो कायिक जनन होते थे वो क्या होते थे, ये आप बताएंगे हमें। लेकिन अभी आप सोचिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको इस कायिक जनन के बारे में बताने वाला हूँ कि ये अलैंगिक जनन होते हैं कि नहीं होते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? ये है कि नहीं है उपयोज्य उत्पन्न संतति के लिए कायिक जनन के क्लोन शब्द? इस चीज़ों को भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। देखिए होता क्या कि जंतुओं में हम अलैंगिक जनन के शब्द का उपयोग करते हैं, वहीं पे अगर हम पादपों में बात करते हैं तो वहाँ पे हम इसी अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अगर हम जंतुओं की बात करेंगे अलैंगिक जनन हम वहाँ पे कहेंगे, लेकिन अगर पादपों में बात करेंगे, जब कोई पादप एक पादप अपने नए पादप को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उस पादप के उस प्रक्रिया को हम वहाँ पे कायिक जनन कहेंगे। वहाँ पे हम अलैंगिक जनन नहीं उपयोग करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? कायिक जनन। ठीक है, आगे चलते हैं। पादपों में कायिक प्रबंधन की इकाइयाँ जैसे देखो कायिक जनन क्या था? कायिक जनन। ठीक है, अब कायिक जनन को यहाँ पे हम प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वहाँ पे हमको एक यूनिट होता है। यूनिट का मतलब जैसे कि आपको जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जहाँ पे आप देख रहे थे, आप फिगर नंबर 1.3 चित्र नंबर 1.3 में जब आप देखे हैं तो वहाँ पे आपको कई ऐसे संरचनाएं मिली हैं जो अलैंगिक जनन को कर रही थी। तो वो उसका क्या था? वो रचनाएं क्या थी? उनकी उस जंतु की यूनिट थी अलैंगिक जनन को पूरा करने के लिए। उसी तरह कायिक जनन को पूरा करने के लिए आपको कायिक प्रबंधन की इकाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि आपको नाम दिया हुआ है ऊपरी भुजधारी जिसे हम सर्वी कहते हैं, प्रकंद, सरजोम, शकरकंद, बल्ब, भुस्तरी जिसे हम ऑफसेंट भी कहते हैं, सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। चित्र नंबर 1.4 में जैसे आप लोगों ने देखा था कि चित्र नंबर 1 में जो चल बीजाणु होते थे वो एक नए संतान को जन्म देते थे। चल बीजाणु जो है वो बाद में नए संतान में परिवर्तित हो जाते थे। वहीं पे आप लोगों ने देखा था कि पेनिसिलियम में जो कोनिडिया था वो भी नए संतान में परिवर्तित हो जाता था। वहीं पे जब आप लोगों ने हाइड्रा को देखा था वहाँ पे कलिकाएँ थी, कलिका जो थी वो नए संतान में क्या होती थी? परिवर्तित हो जाती थी। वहीं पे आपने जब स्पॉन्ज को देखा था तो वहाँ पे आपको जेम्यूल मिले थे, वो क्या थे कि नए किसमें? नए चीज़ों में, नए स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाते थे या परिवर्तित हो जाते थे। उसी तरह से आपको कायिक प्रबंधन की इकाइयाँ यहाँ पे देखी जाती हैं, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखी जाती हैं, जो आगे चल के एक नए पादप के रूप में आपको दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल्स कहलाती हैं। अब जो संरचनाएं आपको दिखाई देंगी ये ऊपरी भुजधारी जिसे हम प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भुजधारी, इन्हें हम एक साथ अगर हम इन्हें आपको कहें या इन संरचनाओं का नाम अगर हम आपको देना चाहें तो इन्हें हम कायिक प्रवर्ध या प्रोपोग्यूल्स कहते हैं, कायिक प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में 2 जनक भाग नहीं लेते अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। देखिए आपके पहले क्वेश्चन का एनसीईआरटी का जवाब मिल गया
कि वेजिटेटिव को आप लोग अलैंगिक जनन कह सकते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे आपको मिल गया कि यह अलैंगिक जनन ही होगा। यहाँ पे एनसीईआरटी फिर कह रहा है कि चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, जैसे ये जो कायिक प्रबंधन या प्रोग्यूल्स जो हैं, इन संरचनाओं का जो निर्माण होता है कायिक प्रबंधन के द्वारा, उसमें कोई दूसरा जनक भाग नहीं लेता। एक ही जनक से ये क्या होते, उत्पत्ति होते हैं और नए संतति के रूप में दिखाई देते हैं आपको। उसी तरह से जिस तरह से आपने जंतुओं में देखा था, जैसे कोनिडिया में और जूस्पोर्स में, क्लैमिडोमोनास में देखा था जूस्पोर्स को, हाइड्रा में देखा था आपने कलिका को, स्पॉन्ज में देखा था आपने जेम्यूल्स को। उसी तरह से ये जो प्रोपोग्यूल्स होते हैं, ये संरचनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं किसमें, पादपों में, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रोपोग्यूल्स, या इस कायिक प्रबंधन जैसे की इकाइयाँ इन्हें हम कहते हैं, कायिक प्रबंधन की इकाइयाँ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको मिल गया कि जो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो आप सीधा लिखेंगे कि जी हाँ, हमारा यह विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि कायिक प्रवर्ध या प्रोपोग्यूल्स, चूंकि कायिक प्रवर्ध या प्रोपोग्यूल्स के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही कहलाता है, या अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। ठीक है, तो आपकी पहले आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। दूसरा है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ये क्वेश्चन में आपको मिल गया। चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, इसीलिए हम, अतः यह अलैंगिक जनन ही होता है, या हम सोचते भी हैं। यही आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको क्लोन शब्द का जो दिया हुआ है कि जो क्लोन शब्द है, क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है, तो ये आप कह सकते हैं एकदम से उपयोज्य होते हैं, क्योंकि जो कायिक जनन होता है एकदम सेम अलैंगिक जनन के ही प्रकार का होता है, क्योंकि वहाँ पे आप जंतुओं में अलैंगिक जनन कहते हैं और पादपों में उसी प्रकार के जनन को देखते हैं तो आप वहाँ पे कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पे आपको कायिक प्रबंधन के द्वारा आपको कायिक जनन देखने को मिलता है, जिसकी इकाइयाँ होती हैं कायिक प्रवर्ध या प्रोपोग्यूल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको चित्र नंबर 1.4 मिला है, पुष्पी पादपों में कायिक प्रबंधन। देख लीजिए आप यहाँ पे आलू की आँख, देखिए आलू की आँख जो है ये एक नए आलू को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है। वहीं पे आप देखिए अदरक का प्रकंद जो है आपका, यह भी जो होता है आपका अदरक का प्रकंद, यह भी एक नए अदरक को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। वहीं पे अगैव का बुलबिल, अब ये जो बुलबिल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक नए अगैव को जन्म देने में सक्षम होते हैं। वहीं पे आप ब्रायोफिल्म की पूर्ण कलिकाएँ, जो ब्रायोफिल्म की पूर्ण कलिकाएँ होती हैं वो भी ब्रायोफिल्म को जन्म देने का या ब्रायोफिल्म बनाने की पूरी क्षमता रखती हैं। वहीं पे आप जल हाइसिंथ की भूस्तरिका आप देख रहे हैं, नीचे बीच में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये भी जो होती हैं एक नए जल हाइसिंथ की बनाने की भूमिका को निभाती हैं या बनाने को सक्षम है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली किसमें, कायिक प्रबंधन में या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके यूनिट को आप लोगों ने कहा है प्रोपोग्यूल्स। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा, क्या है हाइड्रा। देखिए यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनरुद्भवन। ठीक है, देखिए
कुछ जीवों में होता क्या है कि उनके शरीर के जो टुकड़े होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं, एक से अलग हो जाते हैं, जनक से अलग हो जाते हैं। जो जीव है उससे अलग हो जाता है उसका शरीर का टुकड़ा, और वो जो टुकड़ा अलग होता है वह भी वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। और फिर वो जो नए जीव में विकसित होगा वह भी नए संतान को उत्पत्ति करने में सक्षम भी रहते हैं। जैसे कि हम लोगों को हाइड्रा में देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने वहाँ पे कलिकाएं देखी, तो कलिकाएं क्या थी? आपकी कलिका क्या थी? वो हाइड्रा की जो थी, वो हाइड्रा के क्या थे? शरीर के टुकड़े थे जो उससे अलग हो जाते थे या विभक्त हो जाते थे, और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करता था और एक नए हाइड्रा में विकसित हो जाता था। और वह फिर नया हाइड्रा जो विकसित होता था वो उसी तरह अपने ही तरह का एक नए हाइड्रा को विकसित करने का क्या है, अपने नए हाइड्रा को विकसित करने में सक्षम होते हैं। फिर अपने ही तरह के वो नए हाइड्रा को भी विकसित कर सकते हैं। उसी प्रकार अपने शरीर के टुकड़े को तोड़ के, या उनके शरीर के टुकड़े टूटेंगे तो एक नए तीसरे हाइड्रा का उत्पत्ति हो जाएगा, या एक नया जीव जो हाइड्रा जीव है वो विकसित हो जाता है, और फिर वो अपने संतान को जन्म देगा। इसी तरह से इनके जनरेशन बढ़ते रहेंगे। यह भी अलिंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भव भवन कहते हैं, जिसे हम पुनरुद्भवन भवन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद पूरी वीडियोस को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हुई है तो कृपया करके वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।